प्लस टू में था जब इस इंडस्ट्री में आ गया था। उसके बाद ओके ग्रेजुएशन की, मैं बीकॉम पास आउट किया, और ये चलता रहा। इसके साथ जो एजुकेशन चलती रही वो, मतलब अगर मैं बोलूं प्लस टू के बाद, तो एजुकेशन मेरी हमेशा सेकेंडरी थॉट पे चली। सेकेंडरी मतलब बहुत रही ज्यादा मेरे खास लिए। नहीं एजुकेशन में, और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं थी। मतलब अगर आप बोले डिग्रीज, तो यस ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर आप बात कर रहे हैं डिग्रीज की, तो बहुत प्रायोरिटी नहीं हुई। बीकॉम किया, उसके बाद अभी भी पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग पार्ट है, पर उसे आप एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे नहीं देख सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका बिजनेस में ही रहा। लेकिन हाँ, अगर आप बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आप बात कर रहे हैं नॉलेज से रिलेटेड, तो मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, मैंने बहुत अच्छे लोगों को सुना है, मैंने डोमेस्टिक बेस्ट ट्रेनर्स को अटेंड किया, मैंने इंटरनेशनल बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को अटेंड किया है। और मुझे जो चीज समझ में आती है ना, मुझे एक चीज आज भी समझ में आती है मेरी। अगर मैं फेवरेट मूवी की बात करूं, तो मुझे आज भी थ्री इडियट बहुत पसंद। ओके तो एजुकेशन आपकी कभी भी है ना कंप्लीट नहीं होती। कोई आदमी कहता है मैं एमबीए हूँ, कोई कहता है मैं पीएचडी हूँ, कोई कहता है, मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये पढ़ा हुआ है। ये कुछ डेजिग्नेशंस हैं जो आपके खाते में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी सिर्फ इतनी वैल्यू है, यू आर सर्टिफाइड, दैट्स इट। यस यू आर सर्टिफाइड। पर आपके पास पीएचडी है और पीएचडी की नॉलेज नहीं है, तो वो पीएचडी का सर्टिफिकेशन आपके लिए, वो डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, वो डॉक्टरेट की उपाधि आपके लिए कोई मायने नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका लाइफ में आप जो काम कर रहे हो उसको कितना शिद्दत से आप सीखा है आपने, राइट। राइट मुझे मुझे हमेशा एक चीज महसूस हुई, मुझे लगता था मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको सीखा। मुझे लगता था कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको मैं हमेशा सीखता रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग मुझे कहते थे कि सर आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो, आप कॉपी कर रहे हो। मैं उन्हें कहता था कि वक्त आने दो, लोग हमें कॉपी करेंगे, फिर पता चलेगा कौन किसको कॉपी करे। राइट तो यहाँ क्या है, इट्स ऑल अबाउट अपग्रेडेशन। इट्स ऑल अबाउट इफ यू कैन अपडेट योरसेल्फ, यू कैन सर्वाइव। राइट एग्जैक्टली। मतलब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो पॉलिसी है ना, वो हर जगह लागू होती है। एग्जैक्टली। तो तो इसका मेरा मतलब मानना, एकेडमिक्स को ज्यादा तवज्जो कभी नहीं दिया, बट हाँ डेफिनेटली एजुकेशन अपने ग्रो करने, अपने आप ग्रो करने को मिसा आपने। सर मुझे लगता है कि एकेडमिक इज अ थिंग जो आपके काम आती है। हाँ किस चीज के काम आती है? वो आपको सोसाइटी में काम आती है, वो आपकी शादी के लिए काम आती है, वो आपकी नौकरी के लिए काम आती है। नौकरी के लिए काम आती है, वो बिल्कुल काम आती है। वो आपकी सोशल एक्सेप्टेंस क्रिएट करती है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। इसलिए मैं पूरा फोकस रखता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से अपने एकेडमिक पे फोकस करें, राइट। किसी भी पेरेंट्स को चाहिए एकेडमिक, एकेडमिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मेरे केस में क्या रहा कि मैं 17 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। और ये एक ऐसा है कि जब आपको ये क्लियर हो जाए ना कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो फिर आपकी सारी एजुकेशन इसी के इर्द गिर्द घूम जाती है। और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशन उस समय था नहीं, कोई बुक्स उस समय थी नहीं, क्योंकि जितनी भी थी वो मोटिवेशन से रिलेटेड, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड ही थी। मेरे साथ क्या था, मेरा क्लियर हो गया था कि मैं लाइफ में शायद इसके अलावा कुछ और नहीं कर। तो इसलिए मैंने पूरे का पूरा फोकस जो है इसी पे रखा, और एकेडमिक वो करता चला गया जब तक मुझे घर वाले ये ना कहें कि ये नालायक है, ये इसने कुछ नहीं किया, इसने ग्रेजुएशन नहीं की, इसने ये नहीं किया, बीच में छोड़ दिया। तो इसलिए उसे बीच में नहीं छोड़ा। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते आई वाज ऑन दैट लेवल कि उस वक्त जो पे आउट मुझे बन रहा था वो शायद बहुत कम लोग उसके बारे में कल्पना कर पा रहे थे। इसलिए वो पढ़ने का प्रेशर भी बहुत ज्यादा। ओके इसका मतलब बहुत कम उम्र में आपने बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली थी उसी वक्त डायरेक्ट सेलिंग में, राइट। अगर आप बात
बात करें 99 में आया, उस समय सोनाटा गोल्ड और सफारी होती थी मेरे पास। 2001 की अगर आप बात करें तो उस समय ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना 99 टू 2001 टू, और फिर हाँ, बिकी भी, ऐसा नहीं कि नहीं बिकी, बिकी भी, साइकिल पे भी वापस आए। दैट तो वाज मतलब 17 साल की उम्र में 99 में आपके पास सोनाटा गोल्ड थी, और वो भी खुद के पैसों से खरीदी हुई, डायरेक्ट सेलिंग के पैसों से खरीदी हुई। डायरेक्ट सेलिंग से ही आती थी सर, और तो कोई जरिया था नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग। हाँ, आप कंटिन्यू कर रहे थे सर, उसके बाद बिकी भी, उसके बाद। उसके बाद बिकी भी वापस साइकिल पे भी आए, दोबारा बाउंस बैक करने की सोची भी। बहुत सारे दोस्त भी साथ में होते थे, वो कहते थे यार अब बगैर गाड़ी के कैसे होगा। मैं कहता हूँ यार हम थे तो गाड़ी आई थी, हमारी मेहनत से गाड़ी आई थी, हरियाणा रोडवेज में, इस रोडवेज में, उस रोडवेज में बैठ बैठ के गाड़ी आई थी, और अगर हम फिर मेहनत करेंगे तो फिर आ जाएंगे। राइट। बट कुछ साथी थे जो सरवाइव कर गए, कुछ साथी थे जो अपनी गाड़ी के साथ ही इस इंडस्ट्री से बाहर हो गए। तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री है ना, इनिशियली इंडिया में हाँ, हाँ, बहुत उतार चढ़ाव के साथ थी, क्योंकि इसको लेके कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। एग्जैक्टली। इसको 2000 से तो एक बड़ा चैलेंज चल पड़ा था इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में, कि जनरेशन और बाइनरी रिवाइल, मतलब दोनों का ही आपस में एक अजीब सा कंपटीशन देखने को रहता था। इधर बाइनरी वाले जनरेशन वालों को अच्छा नहीं बताते थे, या जनरेशन वाले बाइनरी वालों को अच्छा नहीं बताते थे। तो ये भी अपने आप में एक जो चल रहा था वो आज तक चल रहा है। हाँ, ये आज तक चल रहा है, एग्जैक्टली। ये आज तक चल रहा है। हाँ, हाँ। ऐसे में फायदा बहुत बार बीच बीच में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में गलत कंपनीज ने उठाया। राइट। पीछे भी आपने देखने को मिला होगा ऐसी कंपनी। यहाँ एक चीज क्लियर है बॉस, इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ उसका है जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट और क्वालिटी पे बात कर रहे हैं ना बॉस, अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना बॉस, तो आपका मॉडल कभी भी गलत नहीं हो सकता। राइट। मॉडल वहां से गलत शुरू होना वो होता है जब एंड यूजर के पास धोखा हो जाए। मैं एग्जैक्टली। हमेशा कहता हूँ मॉडल के, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के गलत होने का एक ही चेक पॉइंट है जिसको आप चेक कर लो, जहां एंड यूजर के साथ धोखा हो रहा हो, हम्म। वो गलत मॉडल है। राइट। जहां, क्योंकि सबसे, वो कहते हैं जी ये तो कमा लेगा शुरुआत में आया, ये तो कमा लेगा जी शुरुआत में आया, ये नहीं जोड़ पाएगा, ये नीचे नहीं बना पाएगा, ये नीचे प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा, तो इसका क्या होगा। राइट। हाँ, ये सवाल आ जाए ना इसका क्या होगा, फिर वो गलत है। वो गलत मॉडल। राइट। बहुत सिंपल, मतलब पता क्या, टेक्निकल समझाऊंगा तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। और बॉटम चेक है, जैसे अभी बोला ना, गवर्नमेंट ने जैसे कोरोना के लिए रैपिड टेस्ट किट बनाई, तो उसमें क्या किया कि क्या बॉडी एंटीडोट क्रिएट कर रही है। हम्म। अगर क्रिएट कर रही है तो इसका मतलब चांसेस है, फिर इसको फर्दर टेस्ट के लिए ले राइट। राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बेसिक चेक पॉइंट है ये चेक करने का कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लान सही है कि नहीं है, ये कंपनी सही है कि नहीं है, ये मॉडल सही है कि नहीं है, वो ये है कि एंड यूजर को क्या मिल रहा है। अगर एंड यूजर को वैल्यू फॉर मनी मिल रही है तो आपका मॉडल कभी भी गलत नहीं हो सकता, और एंड यूजर को अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है तो आपका मॉडल कभी भी सही नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल बॉटम पे जाकर के हम सोच रहे हैं, बिल्कुल बॉटम पे जो आज जुड़ा है, वो भी, उसको भी लॉस नहीं होना चाहिए। सर मैं उसके कह रहा साथ हूँ भी वो कुछ। आगे एक टीम नहीं बना पाए, वो आगे एक बिजनेस प्लान नहीं दिखा पाए, वो आगे बिजनेस नहीं कर पाए, वो 1 रुपए अपनी लाइफ में कमा नहीं पाए, तो भी अगर वो सेटिस्फाइड है, उसे लगता है उसके घर पे वैल्यू फॉर मनी डिलीवर हुआ है, उसने जितने पैसे दिए हैं उतने पैसे का प्रोडक्ट उसके घर पे गया है, तो ही आपका मॉडल सही है। अगर यहाँ पे चूका तो फिर आपका मॉडल सही हो नहीं सकता। क्योंकि एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना आगे टीम बना पाते हैं, ना आगे प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं, ना प्लान दिखा पाते हैं, ना मीटिंग कर पाते हैं, सिर्फ वो बायर की तरह आते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो आज के बाद उन्हें लगेगा यार तुम तो लुट गए, तुमने तो बहुत महंगा खरीद लिया, फिर वो 10 लोगों को नेगेटिव करने निकलते हैं और ये इंडस्ट्री नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। लेकिन वो एंड यूजर ने देखा, अरे यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा क्या गया, तुम्हारे पास एक शानदार टूथपेस्ट 45 रुपए में आ गई, तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया साबुन 25 रुपए में आ गया, फील करके मजा आ गया, वो अपने सीनियर को फोन करके बोले बोले सर धंधा बंदा गया तेल लेने, मेरे से नहीं होता है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, पर एक चीज कर देना, आपका ये वाला प्रोडक्ट अगले महीने मेरे पास भिजवा देना, घर वालों को पसंद बहुत राइट। है। पीपल कॉल इट द राइट डायरेक्ट सेलिंग मॉडल।
मेरी परिभाषा में यही डायरेक्ट सेलिंग का असली और सही मॉडल। राइट, एग्जैक्टली। और जो कि इनिशियली जब डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आई थी तो बिल्कुल अपोजिट था। मुझे याद है कि मेरी जब फर्स्ट कंपनी थी सर, उसमें जो मेरे अपलाइन थे, उनके जो अपलाइन थे, तो उन्होंने बताया था उनके गांव में गाय भैंसे हुआ करती थी, और जिस कंपनी से वो एसोसिएटेड थे उस वक्त उनके पास कार वॉश आती थी। तो उनके अपलाइन ने ये बोला था कि तुम्हारे घर में गाड़ी तो नहीं है, गाय को धुल लो उस कार वॉश से। तो ये हालत थी, तो मतलब कहीं ये भी। आप इसे समझो सर, इनिशियली जब कोई चीज आती, अगर आप इनिशियली गाड़ी को देखोगे, जब कार बनी थी तो वो तांगा गाड़ी जैसी लगती। राइट। लेकिन सहज 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 आज वो मर्सिडीज, आज वो जगुआर, आज वो बेंटली, आज वो रोल्स रॉयस और आज वो फरारी का रूप ले चुकी है। शुरुआत में जब चलती थी तो 30-35 की स्पीड बड़ी स्पीड मानी जाती थी, आज वो 300 350 की स्पीड पे भी चलती है। राइट। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत करके आपने उसे लगातार अपग्रेड किया कि नहीं। हम्म। इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई आपको पता है? साइबर कैफे पे जाना पड़ता, राइट। आधी बार चलता नहीं था। 2G आया तो जश्न मना था, फिर 3G कब आ गया पता नहीं चला, 4G कब आ गया, 5G की बातें हो रही है। राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कोई भी सेक्टर ग्रो करता है विद द टाइम। उस समय जब वो इंडिया में आया, वो इंटरनेशनल कंपनी को फॉलो कर रहा था। इंटरनेशनल कंपनी की अपनी लिमिटेशन थी, क्योंकि उसे दूसरे देश से यहाँ प्रोडक्ट लेना था, उनको बहुत सारी ड्यूटीज पे करनी थी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, और यहाँ पे लैंडिंग कराते कराते उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता था। तो राइट। हमारी कंपनियों ने इस टैक्स को और इसको तो ये समझ लिया कि जब वो इतने का बेच सकते हैं तो हम भी बेच लेंगे, इनसे 10% कम बेच लेंगे। जबकि उनको वो इंपोर्ट ड्यूटी और वो ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल उसकी मैनेजमेंट के ट्रेवल फेयर्स वगैरह कुछ झेलने ही नहीं थे, और फिर भी उनकी कॉस्ट लगभग वैसी ही थी। तो ये क्यों थी? क्योंकि उनको उसमें मार्जिन दिखता था। हम्म। उन्हें लगता था कि हम इंडियन है, हमें ना इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, ना ये करना है, ना करना है, तो हम भी मार्जिन बुक कर लेते हैं, उनसे 10% कम बुक कर लेते हैं। तो बड़े मार्जिन का बिजनेस। पर जैसे ट्रू। जैसे कंपटीशन आता है, एक चेंज आता है कंपटीशन के साथ, जैसे जैसे वो इंडस्ट्री ग्रो करती है एक चेंज आता है। और वो चेंज होता है कि कोई भी इंडस्ट्री जब ग्रो करती है तो वो कस्टमर और कंज्यूमर फ्रेंडली हो जाती है ऑटोमेटिक। हम्म। ग्रोथ का मतलब ये है कि कंपटीशन आएगा, ग्रोथ आएगी तो दूसरी पार्टी भी आएगी, ग्रोथ आएगी तो तीसरा भी कमाने के लिए आएगा, ग्रोथ आएगा तो उसमें चौथा भी आएगा, ग्रोथ आएगा तो उसमें हजारों लोग आएंगे उस बिजनेस को करने के लिए। और जब हजारों लोग आएंगे तो कंपटीशन भी होगा, और कंपटीशन होगा तो वो कंज्यूमर फ्रेंडली बनेगा ही बनेगा, वो कस्टमर फ्रेंडली बनेगा ही बनेगा। अगर आप बात कर रहे हैं, 18 रुपए की आउटगोइंग होती थी, 16 रुपए की इनकमिंग होती थी, आज देखो आज रेट क्या है। हम्म। कॉल एग्जैक्टली। टेलीकॉलिंग सेंटर को देख लो, चेंज क्या है? चेंज ही किया ना, कंज्यूमर फ्रेंडली हो रहा है। ग्रोथ का मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली। जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करेगी वो कंज्यूमर फ्रेंडली होगी, और ये 3.5 साल नहीं, ये मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि अब ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि गाइडलाइन आ गई है, सब कुछ हो गया है, और चीजें बदल रही हैं, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बन रही है। तो हम पहले दिन से ही एक चीज लेके चले थे, दैट वाज अवर विजन, कि ये फ्यूचर में अगर होगी तो हम किसी के हिसाब से क्यों बदले, हम क्यों ना पहले ही जो चीज आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद होनी थी उस समय, अगर 2016 की बात करूं, हम्म। 2020, अगर हम बात कर रहे हैं 2025 में, ये 64 से 65 हजार करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, तो ग्रोथ तो आएगी ना, ग्रोथ आएगी तो कंपनीज भी आएंगी, राइट। लीडर्स भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आएंगे, डायरेक्ट सेलर्स भी आएंगे, कंज्यूमर्स भी आएंगे, सब कुछ आएगा। राइट। तो इसका क्या मतलब ये समझ सकते हैं कि ओके लाइफ केयर लोगों को ड्रीम बेचकर अपने साथ नहीं लाना चाहती, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने साथ लाना चाहती है, इज इट? देखिए, ड्रीम सेलिंग आप एक बार कर सकते हैं। जब उसका सपना टूटेगा तो वो 1000 लोगों को जाके बताएगा, राइट। और आप 1000 लोगों को कभी ड्रीम नहीं बेचो, और क्योंकि वो शायद 1000 इसीलिए लोग पहले। इंडस्ट्री क्यों नेगेटिव होती है। सर, इंडस्ट्री के नेगेटिव होने के रीजन ही है, मैंने बोला ना, एंड यूजर जहां पे सेटिस्फाई है हम्म। वहां पे ड्रीम सेलिंग की जरूरत है। जहां एंड यूजर लॉस में जा रहा है वहां पर ड्रीम सेल करना। एग्जैक्टली। सुपर, अल्टीमेट, थैंक यू सर। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि डी के सहारन जो कि फ्रंट फेस हैं ओके लाइफ केयर के, ओके लाइफ को सब कुछ यही संभाल रहे हैं, फिर भी कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं कि सीईओ हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ओके लाइफ केयर में, इज नॉट ओनर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे सर? या तो भैया, जब आपको इतना पता है तो आपकी कंपनी के ओनर्स को भी बहुत पता होगा, क्यों नहीं वो उसको डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम सैलरी देके हायर क्यों नहीं कर लेते?
राइट। कंपटीशन लड़ना ही नहीं पड़ेगा। कंपटीशन एक ही आदमी को खरीदने से खत्म हो जाता है, खरीद लो यार। लेकिन एग्जैक्टली। लेकिन सबको पता है सर क्या है, लोगों को कंपटीशन जब लड़ना होता है, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा कंपटीटर वो है जो प्रोडक्ट पे लड़े, जो प्लान पे लड़े, डिस्ट्रीब्यूशन पे लड़े, एथिक्स पे लड़े, सिद्धांत पे लड़े, कंपनी पे लड़े। जो पर्सनल बातें करे तो मैं उसको तवज्जो देता नहीं, क्योंकि पर्सनल तो कोई कुछ भी कह सकता है सर। पर्सनल तो राम के बारे में भी कहा जाता है और रावण के बारे में भी कहा जाता है। मैं बिल्कुल अभी सही। पीछे गाड़ी लेके जा रहा था, तो मैंने एक गाड़ी दिखी, तो उसके पीछे लिखा हुआ था जय दादा रावण। जय मैंने अभी दादा रावण की जय दादा रावण। ओके। तो लिखा हुआ था किसी ने। ओके। अब वो उसका पर्सनल विचार है ना, वो लिख सकता है। राइट। और ऐसे ही हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे जी अरे राम जी ने राम जी बहुत बढ़िया थे, लेकिन यार उन्होंने अपनी पत्नी को लोगों के कहने पे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से अग्नि परीक्षा ले ली थी, उसके बाद भी छोड़ दी। तो खामियां और खूबियां निकालने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है। आप जो खोजने चलोगे, क्योंकि एक वो चीज मिल है, जाएगा। वो मिलेगा। ये तय है, ये प्रकृति का नियम है। आप जो खोजने जाएंगे आपको वो मिलेगा। आप खामियां खोजने जाओगे आपको खामियां मिलेंगी, आप खूबियां खोजने जाओगे आपको खूबियां मिलेंगी। मैं तो कभी नहीं कहता कि डीके सावंत खामियां रहित इंसान है, मैं तो बन नहीं सकता सर। मैं तो इन खामियों से कोई नहीं हो बहुत प्यार सकता। करता हूँ जो मुझे। अमेजिंग, सुपर, नाइस। ठीक है, सो मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है सर कि इसका सिंपल सा है सर, अगर किसी को लगता है सीईओ है तो हम्म। कह दो पूरी इंडस्ट्री की नाक में दम हो रखा है इस कंपनी से, इसके सीईओ को साथ में ले लो यार। इट्स नॉट राइट। दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी सर, इट्स नॉट दैट इजी। नाइस। अच्छा, आपके एक लाइव सेशन में मैंने सुना था सर कि आपने ये मेंशन किया था कि ओके लाइफ केयर फ्यूचर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि इसका बेस क्या है, क्या ऐसा, कैसे ऐसा, किस बेस पे आप ऐसा सोच रहे हैं, कैसे होगा ये? आप इसे समझ लीजिए कि आज जो हो रहा है इंडस्ट्री, प्राइस के नाम पे, प्रोडक्ट के नाम पे, अफोर्डेबिलिटी के नाम पे, ये आज से 3.5 साल पहले इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी इसकी। राइट। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इंडस्ट्री 3 साल 3.5 साल में प्राइस वॉर की तरफ चली जाएगी। राइट। इनफैक्ट आपने भी सुना होगा। हम भी यही सीखते थे और सिखाते भी यही थे कि ड्रीम जगाओ, प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे उसका ड्रीम जगाओ, ड्रीम जगाओ। मैं आपने क्या उस बोल चीज को डेफिनेशन को ही हटा दिया, ड्रीम की जरूरत ही नहीं है। रहा हूँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला है, अगर आपको लगता है कि आपकी मर्सिडीज देख के सेल आ जाएगी, तो फिर मर्सिडीज को सेल करने के लिए सेल्समैन क्यों रखना पड़ता राइट। वो तो अपने आप है? बिकनी आप चाहिए। वो तो अपने आप बिकनी चाहिए, क्योंकि उसको देख के तो दूसरे प्रोडक्ट भी बिक जाते हाँ। हैं, तो खुद तो एग्जैक्टली। बिकना ही चाहिए। सेल के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है सर, सेल आती सेल निकालनी पड़े, राइट। तो मेरा मानना यह है, चाहे मर्सिडीज हो चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। राइट। और जब 3.5 साल पहले मैं ये समझ रहा था कि आने वाले समय में प्राइस वॉर बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकता है, जब कोई इस टॉपिक की तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहता था, जब कोई इस बात को करना भी नहीं चाह रहा था, जब हमने शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बोला था कि क्यों मार्केट को खराब कर रहे हो। मतलब आपने ये लाइन सुनी है लोगों से कि क्या, क्यों आप मार्केट को खराब, क्यों मार्केट खराब कर रहे हैं? क्यों रेट खराब कर रहे हो, ऐसे इतने प्रॉफिट्स हैं इस इंडस्ट्री में, प्रॉफिट से तो इसकी जान है कैसे। मैं हमेशा एक चीज कहता था, आपके समझने से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा तो कोई और करेगा। जहां बिजनेस होगा, जहां ग्रोथ होगी, वहां लोग आएंगे और सही दाम पे सही प्रोडक्ट बेचने की पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट होगी ही होगी। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट और काम कर रही है के ऊपर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशंस तय हो सकती हैं कि आपका प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया में, इस प्राइस में, इस टैग में, इसमें जाना चाहिए, राइट। ओके। राइट। तो जब हमने उस चीज को 3.5 साल पहले देख लिया था कि 2020 में क्या होगा, तो 2020 से 25 में क्या होगा, वो 64-65 हजार करोड़ की जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, वो सही प्राइस हुए बिना नहीं हो सकती, वो अफोर्डेबल प्राइस हुए बिना नहीं हो सकती। वो क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन तो 130 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उसमें लगभग 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी मिनिमम है। राइट। मिनिमम बाइंग कैपेसिटी के कस्टमर को आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, राइट। राइट। तो पहली चीज तो ये थी जो हमने
3.5 साल पहले बोली थी कि इंडस्ट्री बदलेगी, और शायद आज आपको लग रहा होगा कि इंडस्ट्री बदल गई। बिल्कुल। 42 महीने पहले कोई आदमी बोलता है देयर विल बी प्राइस वॉर, लोग बदलेंगे, अपडेट होना पड़ेगा। मेरा पहला स्लोगन जो था, पहली मीटिंग में मैंने बोला था, इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड। राइट। वो इनफैक्ट सिर्फ इस वजह सिंपल से था। इस वजह से देखा जा रहा है कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने प्राइस को स्लैश कर रही है। सर ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है, हाँ, इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज है। ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, कस्टमर के लिए बहुत बढ़िया है। ये हमारे बिजनेस को जो एक्सेप्टेंस देगा, सिर्फ हमारे करने से नहीं एक्सेप्टेंस आएगी, हम्म। पूरे इंडिया में कस्टमर्स के बीच में डायरेक्ट सेलिंग की एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब बड़ी कंपनियां, पुरानी कंपनियां, अच्छी कंपनियां भी प्राइस वॉर में उतरेंगे। राइट। क्योंकि कुछ को हम जगाएंगे, कुछ को वो जगाएंगे, कुछ को कोई और जगाएगा। इट्स अ पॉजिटिव साइन। राइट। ये तो इनफैक्ट अगर मैं बात बोलूं तो जो मिशन हम लेके चले थे, ये तो उसके कामयाब होने का सिम्टम है। सिम्टम है। हम्म। ये तो शुरुआत है। अभी कुछ लोगों ने किया है, आगे चल के बाकी के लोग और करें। देखो कंपटीशन है, कंपटीशन में जीतेगा वही जिसमें दम होगा। हम्म। आप ये मत सोचें कि दूसरा भी करने लगा और वो भी कम कर देगा तो कैसे बिजनेस होगा। हम ये इट्स अ वेरी गुड। हमारा तो मानना ही है, इंडस्ट्री ग्रो अगर 65,000 करोड़ की होगी और आप में दम होगा उस 65,000 करोड़ में से अपना हिस्सा लेने का, तो फिर आप बिजनेस करने के लायक इंसान हैं। अगर आप ये उम्मीद करें कि दूसरा गलती करे और आप बिजनेस कर ले जाओ, हम्म। फिर आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं है, फिर आप शातिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप अगर मैं वर्ड बोलूं, लिचड़ काइंड ऑफ बिजनेसमैन हो सकते हैं। आप अच्छे बिजनेसमैन कौन होता है? जो अपने से पहले अपनी इंडस्ट्री के बारे में सोचे कि हमारी राइट। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो सब ग्रो करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सिंबल है। और अगर ये काम बाकी की कंपनियां और करना शुरू कर दें तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी से एक्सेप्टेड हो जाएगी। इस इंडस्ट्री की एक्सेप्टेंस बन जाएगी, इसकी इमेज अच्छी बन जाएगी। जो चैलेंजेस इस इंडस्ट्री के बारे में, जो धारणाएं, परसेप्शंस बनी हुई है, वो परसेप्शंस फट जाएंगी। लोग और तेजी से इस इंडस्ट्री की तरफ आना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोजगार तो लोगों को चाहिए। यही तो चैलेंज था। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने आगाज किया था, ये उसका कामयाबी मुझे नजर आ रही है। मुझे नजर आ रहा है कि जिस चीज के लिए हमने बिगुल बजाया था वो होना शुरू हो गया। राइट। तो ये तो पहली चीज तो मुझे आज जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, हम्म। वो मुझे आज बहुत ज्यादा है। वो मुझे आज सबसे पहले जो चीज मैं 42 महीने से बोल रहा था कि ये होगा और ये हम्म। भविष्य में होना ही है, और मैं आज फिर बोल रहा हूँ, जो अभी भी नहीं कर रहा उसे और करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। उसे करना ही पड़ेगा और कोई इलाज है ही नहीं। क्योंकि हम्म। अगर आप चाहते हो, आप इंडस्ट्री का बेहतरी चाहते हो, आप चाहते हो लोग इसमें आए, आप चाहते हो कस्टमर इसके साथ जुड़े, आप चाहते हो इसकी इमेज अच्छी हो इंडस्ट्री की, आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें, आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बन जाए, तो यही एक रास्ता है जिस पे चल के ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हमने चीजें शुरू की थी 3.5 साल पहले, अगले साल 6 महीने के अंदर इंडस्ट्री की सारी कंपनियां उस रास्ते पे चलें, ताकि उस रास्ते से हमारी इंडस्ट्री हकीकत मायने में ग्रो करे, सोशल एक्सेप्टेंस हो, एक लीडर की सोशल रिस्पेक्ट डेवलप हो। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता राइट। है सर यही एक रीजन अब है नहीं, जिसके? ये एक रीजन नहीं होता सर। सिर्फ एक हाँ। रीजन से कोई भी कंपनी महान कंपनी नहीं। ओके। सिर्फ प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पे लाने से कंपनी महान नहीं बनती। ठीक है। अफोर्डेबल के साथ साथ में क्वालिटी भी डिलीवर होनी चाहिए, राइट। लुक फील में भी, ब्रांडिंग में भी वो कंपनी अच्छी नजर आनी चाहिए, उसकी सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसका प्लान। उसका आईटी भी अच्छा होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसका ट्रेनिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए, उसके एथिक्स भी अच्छे होने चाहिए, और सबसे बड़ी चीज कल क्या होगा उसे समझने की अक्षमता भी होनी चाहिए। राइट। 2025 तक और क्या क्या चेंजेस आएंगे उसकी अक्षमता होनी चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए। आने वाले समय में बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां और इंडिया में आएंगी। हम्म। मैं बहुत पहले बोलता था इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। पिछले 10 साल में आई हुई कोई भी यूएसए की, रसिया की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी देखिए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि उनके प्राइस इंडिया में आते आते बहुत महंगे हो जाते हैं, और हमारे लोग महंगे चीजों को आज भी अफोर्ड नहीं करते। और राइट। रिसेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं, लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल नहीं, मार्केट पूरी तरह बदलने वाली। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम बड़े इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम इसलिए बड़े होंगे कि हमारी तैयारी अच्छी है। हम इसलिए अच्छे होंगे कि हम कल के लिए आज अपने, अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने बोला कि 5 ऑफिस हम खोलने जा रहे हैं इंडिया में।
18 वेयर हाउसेस खोलने जा रहे हैं हम लोग इंडिया में। आज हमारे अच्छी अच्छी कंपनी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस स्टाफ हम लोग लेके आ रहे हैं ताकि चीजों को और बेहतर और नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सके। आज हम लोग अपनी नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आज हम लोग नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप विजन की बात करोगे तो इंडिया में हम पहली कंपनी है जिन्होंने फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लींजर लॉकडाउन के दौरान अनाउंस किया है कि हम लॉन्च करने वाले। इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान ही मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे प्रोडक्ट लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है आपने। जी, अगर आप इसी दौर में देखोगे तो हमने सेविंग क्रीम की, क्योंकि लोग पता नहीं अब कब वापस सैलून्स में जाना शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोग तो फिर भी सैलून में नहीं जाएंगे, तो उनको अपना सेव घर पे करना है, तो सेविंग क्रीम चाहिए। आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल आते हैं, तो आपको उनको वॉश करना पड़ता है, क्योंकि आपको जर्म्स का, कोरोना वायरस का थोड़ा सा खतरा रहता है। तो आपके पास क्या अल्टरनेट है वेजिटेबल्स को वॉश करने का? आप गर्म पानी में लोगे, गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा आप नमक मिलाओगे, उन्हें वॉश करोगे, और ज्यादा समय तक अगर आपने वॉश कर दिया तो उतनी उनकी लाइफ कम हो जाएगी। क्योंकि हॉट वाटर में अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक फ्रूट या सब्जियां रख दी तो उनकी उतनी लाइफ कम हो जाएगी। आप 1 दिन या 2 दिन ही यूज कर पाएंगे, तीसरे दिन तो वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपने गर्म पानी में आधा बॉयल तो उसे कर ही दिया ना। राइट, एग्जैक्टली। तो आपके फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की लाइफ कम हो जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है, वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए था। हमने सैनिटाइजर फ्री में किया क्योंकि नीड ऑफ द आवर है। हमने हमारे, अगर आप सैनिटाइजर को देखेंगे, मैं एक सैनिटाइजर उठा रहा हूँ, इसके ऊपर हमने बाकायदा एक वर्ड लिखा हुआ है, इसको कहीं पे कोई एमआरपी नहीं लिखा मिलेगा। अगर आपको दिख पा रहा हो तो यहाँ पे, या फिर जहां पे भी दिख पा रहा है अभी? नहीं, टेक्स्ट तो नहीं दिख रहा, बहुत छोटे में है। हाँ, हल्का हल्का है। यस यस यस, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। नॉट फॉर सेल। यस, हाँ, ये दिख रहा है, नॉट फॉर सेल दिख रहा है, नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। यस, ये जो नॉट फॉर सेल, ये आपकी तैयारी है, ये आपकी इंटेंशन है। इसका मतलब सिचुएशन को देखते हुए ओके लाइफ केयर अपने आपको बदलने के लिए एकदम तैयार है। सर आप इसे समझिए, अगर आज की डेट में मैं सैनिटाइजर को बेचने निकलता तो कितना बेच सकता? एटलीस्ट 100 रुपए के छोटे छोटे डब्बे मिलते हैं, मैंने देखे हैं। बहुत बेच सकते थे। राइट, बहुत बेच सकते थे। 42 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है सर। मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, 10 करोड़ से 42 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है सिर्फ सैनिटाइजर। सर अभी तो बहुत बड़ी बनने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में। लेकिन हमने फिर भी नॉट फॉर सेल, एमआरपी भी नहीं लिखा, एमआरपी भी नहीं लिखा। ये हमारी तैयारी, ये हमारी तैयारी है, ये हमारी सोच है। हमें मालूम है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस वक्त क्या चाहिए और किस चीज का पैसा हमें उनसे लेना ही नहीं है। यस, इस वक्त एक एक डिस्ट्रीब्यूटर 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 हैंड सैनिटाइजर खरीद रहा होता। यस, बिल्कुल सही। लेकिन हमने उसे फ्री रखा। हम लोगों ने वेजिटेबल एंड फ्रूट क्लींजर लेके आए, हम लोग सेविंग क्रीम लेके आए, हम लोग प्रोबायोटिक टूथपेस्ट लेके आए, हम लोग अलोए जेल टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे और नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और अभी तो 2-4 और प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और वो आपको सारे प्रोडक्ट ऐसा लगेगा कि ये इस समय सेल को बड़ा कर सकते हैं। अमेजिंग, सुपर। तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करके, आपके डिस्ट्रीब्यूटर को देखो, अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे आर्मी मैन को ट्रेनिंग देके और बहुत मोटिवेट करके और बॉर्डर पे भेज दे और उसके पास हथियार नहीं हो, तो आपको क्या लगता है जंग जीत ली जाएगी? यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। तो द सेम वे लीडर्स के पास नीड ऑफ द आवर का अगर टाइम प्रोडक्ट नहीं है, आज की जरूरत का प्रोडक्ट नहीं है, तो वो आज आज अगर वो बोले कि जी आप मेकअप का प्रोडक्ट बेच लो, पॉसिबल नहीं है। चाहेगा कहाँ? चाहेगा कहाँ लगा के? मैंने सनस्क्रीन लॉन्च करने वाला था, मैंने रोक दिया कि सनस्क्रीन नहीं चलेगी इस टाइम। क्यों नहीं चलेगी? लोगों को बाहर निकलना ही नहीं है, धूप में बाहर निकलना ही नहीं। आज मास्क बिक रहा है, आज ग्लव्स बिक रहे हैं, आज सैनिटाइजर बिक रहा है, आज हैंड वॉश बिक रहा है। अगर आप हैंड वॉश की बात करेंगे तो हमने, क्योंकि लोग ट्रेवल करते हैं और बाहर हैंड वॉश का सबसे बड़ा चैलेंज आज इंडिया में एक भी हैंड वॉश ऐसा नहीं है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते। राइट, बोतल होगी, पंप होगा, हमने उसे सचेट्स में लेके आए और 1.25 रुपए का लेके आए। 1.25 रुपए का सैशे। ओके, अमेजिंग।
हाँ तो हाँ 1.25 रुपए का आप 5 सैचेट जेब में डाल के निकल सकते हो, कहीं पे भी आपको नल चलता हुआ मिल गया, कहीं पे भी कुछ मिल गया, फटाक से हैंड वॉश कर सकते हो, अपने हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। आप हम्म ट्रेवल कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, हैंड वॉश की बोतल आप साथ में कैरी नहीं कर सकते, आप एक वो रख सकते हैं, एक पानी की बोतल ली हम्म और वॉश किया और चल लिए। तो आपको समझना होगा वक्त के साथ, समय के बदलाव के साथ आपके प्रोडक्ट की, आपकी पॉलिसीज की बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, और वही हम करते हैं, और यही कारण है कि हम ग्रो कर जाते अमेजिंग अमेजिंग। हैं। और एक मैं बोल रहा हूँ 2025 तक हम सबसे बड़ी कंपनी बन जाएंगे, सबसे शानदार कंपनी बन जाएंगे। तो उसके 3 कारण हैं। नंबर 1 हमारी अप्रोच, हम्म दूसरी हमारी तैयारी, और हम्म तीसरा हमारा विजन। हमें मालूम है 2025 तक ये इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी, और जिस तरफ ये इंडस्ट्री जाएगी उसके लिए हम तैयारियां करते हुए चल। आप वंडरफुल। देखोगे बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स पे हमसे पीछे रह गई पिछले कुछ सालों में। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ चीजों में हम आ गए, कुछ चीजों में वो आ गए। हम किन चीजों में आ गए? जो चीजें कल होने वाली थी वो हमने वो समझी और हमने उसकी तैयारी की, वो हम्म चीजें हमें लीड करा रही है। हम्म तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है आज क्या है, आज जो है वो तो सबके पास है, कल क्या होगा। सब लोग कैसेट्स बेचते थे। जो लोग कैसेट्स बेचने के टाइम में कैसेट्स छोड़ के सीडीज पे चले गए वो सर्वाइव कर गए। जो लोग सीडीज छोड़ के पेन ड्राइव पे टाइम पे चले गए वो चले सर्वाइव कर गए। फिर हम्म लोग हार्ड डिस्क बेचते थे, हार्ड डिस्क वाले जब एसएसडी कार्ड पे चले गए तो अब उनकी सेल बढ़। मतलब आपको अपग्रेडेड वर्जन पे तो जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट बेटर यू। राइट। आपको अपना बेहतर वर्जन लेके आना पड़ेगा, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो हम हो, या कोई भी हो एक्स वाई जेड। उन्हें हर बार अपना बेहतर वर्जन मार्केट में लाना पड़ेगा, और जो बेहतर वर्जन मार्केट में ला सकता है वही मार्केट में बड़ा हो सकता है। दस एग्जैक्टली। इनफैक्ट एमएलएम में हम जानते हैं कि इस वक्त पूरे एंटायर इंडिया की जितनी आबादी है सिर्फ 1% एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इंडस्ट्री में। और हर किसी को पता है कि अभी भी एक नॉर्मल इंसान ज्यादा बोल रहे हैं आप, बहुत ज्यादा एक बोल रहे परसेंट से भी कम है, राइट, लेस हैं, देन बहुत वन ज्यादा बोल परसेंट रहे हैं। अगर आप एक्टिव की बात करेंगे तो किसी भी कंपनी का सेमिनार अभी तक आपने 5 या 10 लाख लोगों का नहीं देखा। नहीं, कभी नहीं। एक्टिव वो होता है जो आपकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करता है। इसका मतलब एक्टिव का कितना फिगर होना चाहिए? मुझे लगता है अगर आप 0.5? एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करेंगे तो 0.25। 0.25? 130 करोड़ की आबादी में 0.25 मात्र एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। और 0.25 टू 0.5 इज द मैक्सिमम फिगर किसी भी कंपनी के पास जिन्हें हाईली एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाएगा। मतलब हम्म एक्टिव ये नहीं होता कि कभी कभी अपने लिए प्रोडक्ट खरीद लिया और एक आध हम्म प्रोडक्ट रिटेल कर लिया। एक्टिव वो होता है जो पे आउट बना रहा राइट। है। एक्टिव वो होता है जो आपकी मीटिंग में, ट्रेनिंग में, सेमिनार में जा हमेशा रहा है। अटेंड कर रहा है, राइट। हम्म राइट। तो उस फिगर को अगर आपका एक्टिव वो है जो कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल लगातार परफॉर्म कर रहा है। हाँ इस महीने कौन एक्टिव है, अगले महीने कौन एक्टिव है, उससे अगले महीने कौन एक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है। वो एक्टिव हुए पैसिव हुए, एक्टिव हुए पैसिव हुए, वो एक्टिव नहीं है। जो लगातार लगातार एक्टिव है, राइट एक्टिव रहते हैं मैं उन्हें एक्टिव मानता राइट। बेसिकली विडंबना ये है कि अभी भी एक आम इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, अभी भी वो इस इंडस्ट्री को एक बेवकूफ बनाने वाली इंडस्ट्री समझता है, जोड़ने जाड़ने वाली एक गलत नजरिए से देखता है एक आम इंसान। हूं। तो देखो मुझे लगता है देखो एक आम आदमी की गलती नहीं है, हाँ हमने उसे ऐसा सोचने पे मजबूर किया। राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप एक बात मुझे बताएं, जो उसे प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए का मिल जाए, आप उसे 40 रुपए का बेचेंगे तो सोचेगा ही बेवकूफ बना रहा है। तो वो क्या सोचेगा? हम्म आप उसके पास जाके 5,000, 10,000 जिसके लिए कमाना मुश्किल है, 10,000 की जिसको जॉब नहीं मिल रही, उसके पास उसकी टेबल पे बैठ के बोलेंगे कि आप लाख रुपए महीना कमाओगे, हम्म वो क्या सोचेगा? हाँ, हमारी बेवकूफियों की, इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की बेवकूफियों ने ये इमेज बिल्ड की है, उन्होंने नहीं की। हम्म उन्होंने खुद नहीं की, हमारी गलतियों से ये इमेज बिल्ड हुई है। जो आदमी 10,000 रुपए कमाने का ख्वाब देख के स्ट्रगल कर रहा है, पिछले 3 साल से इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा है कि 10,000 की कोई नौकरी मिल जाए, अगर मैं बात कर रहा हूँ
2003, 4, 5 में या 95, 94 में जो आदमी 5,000 की नौकरी तलाश कर रहा है, आप उसके साथ टेबल पे बैठ के उस समय अगर कोई बोले कि इससे लाखों रुपया कमाया जा सकता है, क्या उसे बिलीव हो जाएगा? उसे पहली जरूरत क्या है? मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ, एक्सट्रीम भूखा हूँ। मुझे मैं मतलब बता नहीं सकता, मैंने 4 दिन से रोटियां नहीं खाई है, और आप मुझे बोलो कि भैया 50 किलोमीटर चलना है और वहां चलने के बाद आपको है ना 1 किलो सोना मिलेगा, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कोई बोलेगा कि भाई यहाँ से 5 कदम दूर चल, खाना मिल जाएगा? खाना मिलेगा, ऑफकोर्स वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये रही है, इस इंडस्ट्री ने सर्वाइवल बेचा ही नहीं, इस इंडस्ट्री ने लोगों के गुजारे के बारे में बात की नहीं, इस इंडस्ट्री ने लोगों के घर चलने के बारे में बात की नहीं। इस इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों ने, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर ने, मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ने एक ही बात की कि यहाँ वो हो सकता है जिसकी तुमने कल्पना नहीं की है, बहुत बड़ा सोच। और आदमी को डाइजेस्ट नहीं बहुत, होता फिर वो। और हर आदमी बड़ा सोचने की एबिलिटी नहीं रखता है, हर आदमी बड़ा डाइजेस्ट करने की एबिलिटी नहीं रखता है। जिसकी लड़ाई अपने सपने पूरे करने की छोड़ो, जिसकी लड़ाई अपने बच्चों को पढ़ाने की चल रही है, जिसकी लड़ाई अपने बच्चों को खाना खिलाने की चल रही है, उसे आप सपनों की लड़ाई के मैदान में उतारना चाहते हो, बोलेगा भाई निकलना, मुझे काम पे जाना है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मेंशन किया कि 2025 में इंडिया की ओके लाइफ केयर नंबर 1 कंपनी होगी, तो इसके लिए हम आप देखिए, मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ बॉस, आई डोंट बिलीव इन नंबर्स। हम नंबर 1 होंगे, नंबर 2 होंगे, नंबर 5 होंगे, नंबर 10 होंगे, आई डोंट केयर। आई जस्ट केयर वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट कंपनी। बेस्ट कंपनी सिर्फ नंबर से नहीं बनती। ओके, नंबर नहीं, बेस्ट की प्रायोरिटी यहाँ पे दी जा रही है। बेस्ट कंपनी, बेस्ट एथिक्स वाइज, सर्विस वाइज, अवेलेबिलिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, ट्रेनिंग वाइज, मॉड्यूल्स वाइज। मतलब लोग इस बिजनेस को है ना, अब मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ, इस बिजनेस में प्रोडक्ट वॉर के बाद, प्राइस वॉर के बाद एथिक्स वॉर भी आएगी इस इंडस्ट्री में। अभी इसके बाद अफोर्डेबिलिटी के बाद सर्वाइवल की बातें भी होंगी, सिर्फ करोड़ों लाखों अरबों की बातें, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें नहीं होंगी। आपको कस्टमर के साथ साथ में जो डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर आपके साथ जुड़ रहा है, उसका घर कैसे चले, उसके घर में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपया कैसे जाए, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसके बारे में बातें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बंदा जुड़ा वो 50,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है और उसकी उतनी आप गाड़ियों की किस्तें बनवा दो ताकि दूसरे लोग अट्रैक्ट हो। अट्रैक्शन की बजाय इसे हमें सर्वाइवल मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा। अट्रैक्टिव मॉडल तो 25 साल रहा और ये इंडस्ट्री वैसी ग्रोथ नहीं ले पाई जैसी ग्रोथ की इंडस्ट्री हकदार है। जितनी खूबसूरत ये इंडस्ट्री है, उतनी खूबसूरत अभी तक इसकी प्रेजेंटेशन नहीं हुई है इंडिया में। तो मेरा मानना है कि अभी अगर हम इसको सही तरीके से प्रेजेंट करना और शुरू कर देंगे, और ये बहुत जल्दी होगा, अगले साल 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा कि इंडस्ट्री सही तरीके से प्रेजेंट भी होने लगी है। जब प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन सही हो जाएगी, जब रिप्रेजेंटर आपका सही से बातें करेगा और कस्टमर अट्रैक्ट होगा, डायरेक्ट सेलर होगा आपके बिजनेस में, आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, यकीन मानो तब ये इंडस्ट्री उस टारगेट को अचीव करेगी जिसके बारे में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 64,000 करोड़, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक सिर्फ आप उन लोगों के लिए करना चाहते हो जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़ा कर सकते हैं, जिन्हें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, सिर्फ उनके लिए इंडस्ट्री है। जिनकी संख्या बहुत कम है। सर दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं हो सकती। राइट। दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री इन लोगों के लिए नहीं हो सकती, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं हो सकती। इन लोगों के लिए हर इंडस्ट्री है, सपना देखने वाले के लिए हर इंडस्ट्री है, लीड करने वाले के लिए हर इंडस्ट्री है। कुछ टेलीकॉम में लीड कर रहे हैं, कुछ फार्मा में लीड कर रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग में लीड कर रहे हैं, कुछ किसी और इंडस्ट्री में, कुछ फिल्म एंड टेलीविजन में लीड कर रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट में लीड, सब अलग अलग तरीके से लीड कर रहे हैं। लीडर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है। लेकिन अगर इंडस्ट्री को, अगर मैं देखूं, फिल्म इंडस्ट्री को देखूं, वो सिर्फ फिल्म स्टार्स के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए हो, स्पोर्ट बॉय का घर ही नहीं चले, करेक्टर आर्टिस्ट का घर ही नहीं चले, लाइटमैन का घर ही नहीं चले, मेकअप दादा का घर ही नहीं चले, तो क्या वो इंडस्ट्री चलेगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, ये जो लीडर्स की इंडस्ट्री बना रखा ना, लीडर्स नहीं सर, डायरेक्ट सेलर की इंडस्ट्री है। जब तक डायरेक्ट सेलर का घर नहीं चलेगा ना, अकेले लीडर से इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं हो सकती। जब तक छोटे छोटे डायरेक्ट सेलर सरवाइव नहीं करेंगे यहाँ पे, और वो तभी सरवाइव करेंगे सर जब आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल होगा और लोग उसे दोबारा परचेज करना चाहेंगे। एग्जैक्टली, अमेजिंग। तो इस रास्ते में बढ़ने के लिए हमारी
इस साल की क्या तैयारी है सर? इस साल क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? इस साल तक क्या क्या ये साल म्यूट हो गए सर? हाँ। ये साल बहुत अनप्रेडिक्टेबल। हम्म। इस साल के बारे में ना आपकी बहुत सारे लोगों की नई प्लानिंग है। इस साल में सारी प्लानिंग्स चेंज हो रही अच्छा, ड्यू टू लॉकडाउन? है, ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू इमरजेंसी, ड्यू टू अभी लोगों को पता है क्या लग रहा है? लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट ढील दे रही है तो कोरोना वायरस का, अरे कोरोना वायरस नहीं खत्म हो रहा है। आपको इकोनॉमी संभालनी है, आपको देश संभालना है, आपको किसी के पास राशन पहुंचाना है, किसी की दालें खत्म हो गई, किसी का चावल खत्म हो गया, किसी का कुछ खत्म हो गया, कोई अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कहीं पे रुका हुआ है। इसके लिए ढील जरूरी है। बिजनेस को, इकोनॉमी को चलाने के लिए, चीजों को सप्लाई और चेन को मेंटेन करने के लिए ढील जरूरी है। लेकिन आपको क्या लगता है, केसेस कम हुए हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो बढ़ रहे हैं तो डेंजर कम हुआ है या बढ़ा है? बढ़ रहा है। जब डेंजर बढ़ रहा है तो वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टेंस। ये राइट। समझ लो। तो ये जो साल है ना, ये इसके साथ एडजस्ट होके जीने का साल है। हम्म। इस साल में आप ग्रोथ नहीं भी कर पाओगे तो चलेगा, हम्म। किसी भी कंपनी के लिए, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर ग्रोइंग, वो अलग चीज है। लेकिन इसमें आपकी पूरी पॉलिसीज चेंज हो जाती है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल की हमारी पॉलिसी ये है कि इस माहौल में जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स चाहिए वो ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप कर सकें। इस साल में हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करें ताकि एक अच्छा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे पास हो, लोगों की डिलीवरी पे और तेजी से हम काम करें। हम इस वक्त उन चीजों पे काम करेंगे जो चीजें आज हमें इस माहौल में ग्रोथ दे सकती हैं। चाहे वो डिलीवरी सिस्टम है, चाहे वो आईटी है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो ई ट्रेनिंग्स है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट रेंज है। राइट। ये साल तो हमारा ये रहेगा। फिजिकल जो चीजें हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे वेयर हाउसेस खोलना, बहुत सारे आपके ऑफिसेस बनाना, और बाकी की चीजें जितनी भी है, मीटिंग सेमिनार, ये तो जब ये इसका या तो ट्रीटमेंट आ जाएगा, तभी वैक्सीन पॉसिबल आ है। जाएंगे, तभी पॉसिबल होगा। तो राइट। इसलिए जो चीज अभी ये नहीं पता कि वो कितने दिन चलने वाली है, तो वो जो चल रही है वो बैक हैंड पे चल रही है। फ्रंट पे क्या चलेगा? फ्रंट पे चलेगा ई ट्रेनिंग्स, फ्रंट पे चलेगा इस समय जो प्रोडक्ट मूव कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट इस वक्त अच्छी सेल दे सकते हैं। इस वक्त चलेगा आपका इंटरनेट, यानी कि ई कॉमर्स। इस वक्त चलेगा आपका अच्छा जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो इस साल में हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए ई डिजिटल कॉमर्स कर सकें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे। ओके, नाइस, अमेजिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ये आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए एक नया आदमी इस इंडस्ट्री में घुस रहा है, तो उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बहुत सारी अच्छी कंपनी है, लगभग बहुत सारी अच्छी कंपनी है, तो उसके सामने एक सही कंपनी का चुनाव करने के लिए पैरामीटर आपको जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो इंटरनेशनल कंपनियां कहती थी सबसे पहले प्रोफाइल दे, हम्म। ठीक है, फिर कहते थे प्रोडक्ट। मतलब उनके 4 P होते थे: प्रोफाइल, हम्म। प्रमोटर, हम्म। प्रोडक्ट, हम्म। प्राइस। अच्छा। ओके। मतलब ऊपर से शुरू करो, पहले प्रोफाइल सही नहीं है ना तो काम हाँ। मत। हाँ। फिर कहते थे प्रमोटर सही नहीं है तो काम मत। हम्म। फिर कहते थे प्रोडक्ट देखो, उसके बाद फिर कहते थे प्राइस देखो। प्राइस सबसे बाद में देखना है क्योंकि प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। ये उनका कहना था। ओके। मेरा उल्टा कहना है। हम्म। मैं कहता हूँ सबसे पहले देखो प्रोडक्ट, ओके। कि ये प्रोडक्ट है। हम्म। मतलब फिर यूज देखो का मतलब का प्रोडक्ट है कि नहीं है। फिर देखो प्राइस, हम्म। कि ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे बिक सकता है कि नहीं बिक हम्म। सकता। गॉट माय पॉइंट? गोडिंग। मैं ओके। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि पहले ये चीज देखो कि जो चीज आप बेचने जा रहे हो वो आप बेच सकते हो कि नहीं बेच हम्म। सकते। एक प्रॉपर्टी डीलर जब जाता है ना प्लॉट बेचने के लिए या घर बेचने के लिए, वो सबसे पहले जाके देखता है घर, फिर उसकी कीमत देखता राइट। है। जब घर और कीमत समझ में आ जाता है तो फिर वो एरिया देखता है, हम्म। फिर वो देखता है किसकी है हम्म। जमीन, किसकी। हम्म। जो आदमी घर बेच रहा है वो सही है कि नहीं है, उसके कागज सही है कि नहीं। हम्म। मतलब पहले तो घर देखो, हम्म।
घर लगे कि आप बेच सकते हो, तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चाहिए। घर ही बेचने लायक नहीं है और सामने वाला आदमी बहुत बढ़िया है, हम्म, सामने वाला जो है पार्टी वो बहुत बढ़िया है, पर घर ऐसा है वो जिसको आप नहीं बेच सकते, अब आप क्या करेंगे? नहीं लेंगे। उसकी हम्म, वरना हम्म, सामने वाला इंपॉर्टेंट है या घर इंपॉर्टेंट है? घर पसंद आ गया तो सामने वाले की पड़ताल जरूरी राइट। लेकिन पहले घर पसंद आना चाहिए। है, पहले घर पसंद आना। हाँ। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट और प्राइस देखो जो आपने बेचना, हम्म, फिर आप ये देखो कि जब आप उस प्रोडक्ट और प्राइस को बेच दोगे तो क्या जो आपको कमीशन आना है ये कंपनी दे सकती है कि नहीं दे ओके। सकती। गॉट माय पॉइंट? दूसरी चीज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ दूसरी चीज देखो प्लान की, अगर आपने बेचा तो पैसा कितना बने। राइट। तीसरी चीज देखो क्या वो मैनेजमेंट सीरियस है जो उस पैसे को दे सकती है, हम्म, राइट? आपकी कंपनी क्या उस पैसे को दे सकती है? मुझे तीन चीजें समझ में आती है, प्रोडक्ट बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, पे आउट बन सकता है कि नहीं बन सकता है, और कंपनी वो पे आउट दे सकती है कि नहीं दे सकते। राइट। नहीं। मेरा क्राइटेरिया किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने का ही है, और इसमें सबसे पहले मैंने बोला डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करते हुए जब बॉटम लाइन है, ये हम्म, तीन चीजों में से किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। हम्म, कंपनी की प्रोफाइल बहुत अच्छी है, शानदार है, इंडिया में हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क बन के आए, उससे अच्छी प्रोफाइल तो हो ही नहीं सकती। नहीं। राइट। पर उनके खुद के ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस और डायरेक्ट सेलिंग के प्राइसेस में इतना अंतर था कि वो ट्रेडिशनल पे ही खरीदते रहे लोग, उनके नेटवर्किंग वाले प्रोडक्ट खरीदे नहीं। राइट। तो प्रोडक्ट बिकने लायक नहीं था, हाँ। और जो थोड़ा बहुत किसी ने बेच लिया तो प्लान में पे आउट बनने लायक नहीं था। ओके। इस, इसलिए प्रोफाइल किसी काम नहीं है। राइट। यस। गुड। गेटिंग योर पॉइंट, गेटिंग योर पॉइंट, सो थैंक यू। ठीक है, एक लास्ट सवाल सर मुझे हमें हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मल्टी लेग का प्लान, अब बाइनरी और जनरेशन का वॉर मुझे लगता है शायद लोगों ने पीछे कर दिया है, मल्टी लेग और टू लेग पर शायद बातें चल रही है इन दिनों। तो मल्टी लेग के प्लान में ज्यादा पैसा बन सकता है, टू लेग के प्लान में कम पैसा बन सकता है, इसके देखिए बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ, हाँ। प्लान से अगर पैसा आता, हाँ। प्लान पैसा बांटने की प्रक्रिया है, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। इट्स नॉट गारंटी ऑफ पे आउट। राइट। क्योंकि पे आउट आपके प्लान से आता होता तो किसी भी कंपनी में सबका प्लान एक ही है, हम्म। तो सबका पे आउट भी एक जैसा होना चाहिए, राइट। अलग अलग होता है। क्योंकि सबकी सेल अलग अलग है। हम्म। पे आउट सेल पे आएगा, चाहे वो दो लेग में सेल ज्यादा हो और चाहे वो मल्टीपल लेग में सेल ज्यादा राइट। हो। लोग, देर आर पीपल हम्म। जो वहां पे मल्टीपल लेग में हम्म। ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं, जो दो लेग में कम बिजनेस कर रहे हैं वो कम कमा रहे हैं। देर राइट। आर पीपल जो मल्टीपल लेग में कम सेल कर रहे हैं हम्म। और दो लेग में ज्यादा सेल कर रहे हैं, उनका दो लेग तो में ज्यादा ज्यादा। कमाएंगे। राइट। तो पहली चीज क्या है, ये जो मिसकंसेप्शन है कि ये प्लान ज्यादा देता है ये कम देता है, ये नहीं। ये नहीं है। राइट। दूसरी चीज ये है कि मल्टीपल लेग में एक चैलेंज बढ़ जाता है, और वो चैलेंज ये बढ़ जाता है कि मल्टीपल लेग में आपके पास मेंटेन करने का एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है, जो लोग नहीं मेंटेन कर पाते वो किल होना शुरू होता राइट। है। तो दो लेग के जनरेशन प्लान में ये किलिंग रेशियो कम होगा, राइट। यानी कि जो आपका डायरेक्ट सेलर है उसकी दो टीमें चल रही हैं, अच्छी सेल हो रही है एंड ही इज अर्निंग, दैट्स इट। उसके बाद उसको आगे नहीं बढ़ना, उसके उसके नीचे कोई कमाने लग जाएगा तो उसकी इनकम कम हो जाएगी, फिर उसे एक नई टीम लानी पड़ेगी। इनरोलिंग ए न्यू टीम इज ऑलवेज अ टफेस्ट। राइट। तो मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ कि मल्टीपल लेग में भी पैसा बनता है और दो लेग में भी पैसा बनता है, पर अगर आप ये चेक करोगे कि सेम बिजनेस वॉल्यूम दोनों जगह डालोगे, वहां परफेक्ट तरीके से डालोगे तो वहां पे भी पे आउट बन जाएगा, और यहाँ परफेक्ट तरीके से डालोगे तो यहाँ पे भी पे आउट बन जाएगा। बस अब ये समझने वाली बात ये है कि परफेक्ट तरीके से डल कहाँ सकता है। हम्म। ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझो, परफेक्ट दो तरीके लेग से में डल जा सकता है। ओके। मल्टीपल लेग में अगर परफेक्ट तरीके से आसानी से डल सकता है तो वहां पे भी पैसा बन जाए, हम्म। यहाँ डल सकता है तो यहाँ पे भी बन जाए। हाँ। लेकिन मेरा मानना ये है मल्टीपल लेग्स में आप परफेक्ट तरीके से बिजनेस कर ही नहीं सकते।
परफेक्ट तरीके से तो आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते, पर जहां पे आपके ऊपर कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, जहां पे आपके ऊपर कम बाउंडेशंस हैं, जहां पे आपके ऊपर कंडीशंस कम है, वहां पे आपके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है, राइट। दैट्स इट। और जिस प्लान में सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हैं, अगर बॉटम सर्वाइव करेगी तो लीडर तो कमाएगा। ओके, इसका मतलब मल्टी लेग और डबल लेग पे डिपेंड नहीं करता, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि इनकम ज्यादा आएगी कमाएगी। सर 101%, 101%। अगर प्लान ही सब कुछ डिसाइड करता तो सबका पे आउट एक जैसा होता। एग्जैक्टली, राइट। यस। लेकिन कुछ लोग इसे समझना ही नहीं चाहते। सबकी अपनी, क्योंकि मैंने अगर इंग्लिश पढ़ी है तो मैं इंग्लिश ही बोलूंगा, मैंने फ्रेंच पढ़ी है तो मैं फ्रेंच बोलूंगा, राइट। मैंने स्पेनिश पढ़ी है तो स्पेनिश बोलूंगा, संस्कृत पढ़ी है तो संस्कृत बोलूंगा, और हिंदी पढ़ी है तो हिंदी बोलूंगा। तो आपने पढ़ा क्या? अमेजिंग, यस। पढ़ा क्या है? ये पढ़ा क्या है? तो आपका अनुभव भी वही है जो आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ज्यादा अनुभव लेने के लिए ज्यादा पढ़ने की। जो जिस तरह का अनुभव में रहा है वो वैसी ही बातें करता है, जो जितना जानता है वो उतना ही सिखाता है। इंडस्ट्री देखिए, आप इसको समझिए, पहले लोग कहते थे कि जी आपका प्रोडक्ट घटिया है, आपकी क्वालिटी घटिया है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारी क्वालिटी अच्छी है। ये उन्होंने पढ़ा था, राइट। ये उनके सीनियर्स ने पढ़ाया था, राइट। लेकिन अब जब इंडस्ट्री बदल रही है, अब उनकी पढ़ाई भी बदलेगी। अब पढ़ाई बदलेगी तो उनकी स्टेटमेंट भी बदलेंगे। गॉट माय पॉइंट? तो जैसे ही आप नया सीखोगे, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपका आचार बदल जाएगा, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा। अनुभव होना बहुत जरूरी है किसी चीज को समझने। तो मुझे लगता है जिन चीजों पे ये अभी बातें कर रही है, ये वैसी बातें हैं जैसे वो प्रोडक्ट के प्राइस पे बात करते थे, क्वालिटी पे बात करते थे। इस बारे में भी 6-8 महीने में, साल में उनको नई चीजें सीखने समझने को मिलेंगी, और इन पे भी उनकी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। अमेजिंग, सुपर। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। हमारा अमेजिंग लाइव सेशन रहा और बहुत सारे लीडर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आई गेस। और आप लोग कमेंट्स में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ सर, रेगुलर यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं लोग, काफी सारी बातें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी सागर जी बहुत एक्टिव यूट्यूबर माने जाते हैं, तो ये तो पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट, नमस्कार। ओके, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।